Welcome back to all class 12 students. So we are talking about the power in AC circuits, है ना? ठीक है, तो सर्किट कंटेनिंग प्योर रेजिस्टेंस कैपिटल आर ओनली, एक ऐसा सर्किट जो केवल क्या कर रहा है, केवल रेजिस्टेंस को क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है। इसकी पावर निकालनी है। मैं आपको बताता चलूं कि पावर फैक्टर और वाटलेस करंट ये दो टॉपिक हैं आपके सिलेबस में, इस बार डिलीट करा गया है, लेकिन इसको मैं ब्रीफली चाहता हूं कि थोड़ा सा आपको एक आइडिया दे दूं, थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि आगे कहीं ना कहीं कॉम्पिटेटिव में तो काम आएगा, या इसके आगे के जो कॉन्सेप्ट होंगे हो सकता है उसका कहीं ना कहीं टचअप हो इनसे, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ सर्किट कंटेनिंग प्योर रेजिस्टेंस ओनली, यानी कि केवल अगर रेजिस्टेंस अगर सर्किट में लगा तो पावर क्या होगी, तो आपको मालूम है वी नो दैट केवल रेजिस्टेंस होता है सर्किट में, तो V इक्वल टू कितना होता है, V नॉट साइन ओमेगा टी आता है, और I इक्वल टू कितना आता है, I नॉट साइन ओमेगा टी आता है। ठीक है, तो पावर वी ऑल्सो नो दैट P बराबर V इंटू I, यानी V नॉट साइन ओमेगा टी इंटू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये होता है। तो आप इसको V नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी लिख सकते हैं, P इक्वल टू, तो जो ये पूरी एक जो AC बनती है आपको मालूम है इस तरीके से ऐसा बनता है। तो फॉर कंप्लीट साइकिल ऑफ AC, ठीक है, एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज 1/2। ठीक है, तो फॉर कंप्लीट साइकिल ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, ये ध्यान रखिएगा कि जो साइन स्क्वायर की ओमेगा टी की वैल्यू 1/2 होती है, इसको सॉल्व करके मैथमेटिकल आप निकाल भी सकते हैं फिलहाल, क्योंकि मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है हमको, इसको जल्दी कवर करके निकलना है, डिलीटेड पोर्शन है, तो ध्यान रखना साइन स्क्वायर ओमेगा टी की 1/2 वैल्यू मैथमेटिक्स आप लगा लीजिएगा। तो हम यहाँ पर रख देंगे, तो P इक्वल टू V नॉट इंटू आई नॉट इंटू कितना हो गया 1/2, और P इक्वल टू V नॉट अपॉन √2 इंटू आई नॉट अपॉन √2, कोई दिक्कत नहीं है, 2 का √2 इंटू √2 कर सकते हैं। देयरफॉर अगर पावर की बात करेंगे तो ये Vrms इंटू Irms, पावर की वैल्यू आ गई, जो है RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज इंटू RMS वैल्यू ऑफ करंट। तो अगर केवल सर्किट में कभी भी प्योर रेजिस्टेंस हो तो वहां पर जो पावर आता है वो Vrms इंटू Irms होता है। अगर इसको ग्राफ ड्रा करना हो तो ऐसे ड्रा कर सकते हैं, सपोज ये वोल्टेज है, ठीक है, और ये आपकी करंट है, तो जो पावर आएगी वो इन दोनों के प्रोडक्ट में आएगी, तो कुछ इस तरीके से होगी। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई में है, ये पावर हो गया, ये V और ये I। ठीक है, तो ये इसका बहुत अच्छा सिंपल सा है, और इसको आप लोग जो है नोट कर लीजिए। इसके बाद अगर सर्किट में अगर मान लेते हैं कि C और यानी कैपेसिटेंस और इंडक्टर लगा हो तो कैसे करेंगे उसको निकाल लेंगे, फिलहाल इसको आप पॉज करके वीडियो नोट कर लीजिए। और फिर जब पावर निकाली जाती है तो एक हमारे पास दूसरा जो इसमें टॉपिक रहता है वो रहता है सर्किट कंटेनिंग बोथ इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस, यानी कि LR सर्किट। ओके, सो एक ऐसा सर्किट जिसमें दोनों इंडक्टर और रेजिस्टेंस हो, इंडक्टर और रेजिस्टेंस हो, तो वहां पर क्या पावर निकलेगी हमको उसको निकालना है। फॉर सच सर्किट्स वोल्टेज जो है वो आपको मालूम है V नॉट साइन ओमेगा टी से देते हैं, और जो I है वो I नॉट साइन ओमेगा टी और माइनस जो है यहाँ पर 5। ठीक है, यानी कि साइन ओमेगा टी माइनस किससे दिया जाता है, 5 से दिया जाता है। हमेशा आपको हमने बताया हुआ है ऑलरेडी कि जो वोल्टेज अगर साइन ओमेगा टी है, V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी है, कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है, तो करंट उससे जो है कि फाई एंगल से, फेज एंगल से क्या होती है, पीछे होती है, जहां पर इंडक्टर लगा हो।
अगर अब हम लोग पावर की बात करेंगे, देयरफॉर P इक्वल टू कितना हो गया, V इंटू आई है, तो V हो गया V नॉट साइन ओमेगा टी इंटू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव है ना। तो V नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी ऐसे ही रखे रहने दीजिए, साइन ए माइनस बी है तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो साइन ओमेगा टी कॉस फाइव माइनस कॉस ओमेगा टी साइन फाइव, ठीक। मल्टीप्लाई करा दो, वी नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाइव माइनस साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाइव, ठीक है। तो वी नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाइव माइनस 1/2 साइन 2 ओमेगा टी। अब अगर आपके मन में है भाई ये कैसे हो गया, तो आपको मालूम है, सिंस आप क्या कर लीजिए, साइन 2 ओमेगा टी इक्वल टू कितना होता है, जो है जो है साइन 2 ओमेगा टी इक्वल टू होता है 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी होता है ना। अब दिक्कत क्या थी कि यहाँ पर नहीं था 2, तो बट डिवाइड करा दिया 2 से, तो 2 से डिवाइड करा दो, 2 से मल्टीप्लाई करा, 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन 2 ओमेगा टी आ गया, ठीक है। अब फॉर कंप्लीट साइकिल ऑफ AC, साइन स्क्वायर जो ओमेगा टी है उसकी वैल्यू आ जाती है आपके पास 1/2, और ध्यान रखिएगा कि साइन 2 ओमेगा टी की वैल्यू एवरेज वैल्यू 0 होती है। ये आप जो है सॉल्व करके निकाल भी सकते हैं, विद इन प्रॉपर लिमिट ले लीजिए। आपको मालूम है 0 से लेके जो है पाई के बीच में पॉजिटिव, फिर उसके बाद जो है पाई से 2 पाई, यानी 0 से 2 पाई की लिमिट में इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो साइन 2 ओमेगा टी 0 मिलेगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी 1/2 मिलेगा। देयरफॉर P की वैल्यू कितनी आ गई, वी नॉट आई नॉट, तो ये 1/2 कॉस फाइव हो गई, और उधर वाला 0 हो जाएगा, ठीक। तो देयरफॉर और करके लिख लो, P वही वी नॉट अपॉन √2 इंटू आई नॉट अपॉन √2 इंटू कॉस फाइव, ठीक। तो P इक्वल टू वी नॉट अपॉन √2 इंटू आई नॉट अपॉन √2 इंटू कॉस फाइव हो गया है ना। अब देखिए भाई, ये भाई 1/2 था, उसको अलग अलग कर लिया है। सिंस वी नॉट अपॉन √2 इक्वल टू कितना होता है, वी आर एम एस, एंड आई नॉट अपॉन √2 कितना होता है, आई आर एम एस, सो दैट P कितना हो जाएगा, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव। अब जो कॉस फाइव है इसको पावर फैक्टर बोलते हैं, वेयर कॉस फाइव इज पावर फैक्टर, इसको क्या बोला जाता है, पावर फैक्टर बोला जाता है। तो इसको आप जरा नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस ध्यान रखना है साइन 2 ओमेगा टी की वैल्यू जो है वो आपको 0 करनी है, और बस साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू 1/2 है, और जब सॉल्व करेंगे तो ये पूरा इस तरीके से निकल आएगा। अब जरा इसको नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद फिर मैं इसके आगे बढ़ता हूँ। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी आपने जब इंडक्टर और रेजिस्टेंस वाला, इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस वाला सर्किट पढ़ा था, तो आपको ध्यान होगा कि उसमें जो tan फाई निकलता था, आप याद करेंगे, तो ओमेगा L अपॉन R आता था। ये हम लोगों ने उस समय निकाला था। आप अपने, अगर आपने नोटबुक में नोट करा है तो पीछे पन्ने पलटेंगे तो आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो tan फाई अगर हम ऐसे करें तो हम इसको क्या कर सकते हैं,
कि आप एक ऐसा ट्रायंगल बना लीजिए और ये अगर एंगल सपोज फाई है तो tan फाई इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है ओमेगा एल और बेस है आर। ठीक है, तो अगर ये ओमेगा एल और ये आर है तो ये आपको मालूम कितना हो जाएगा, ओमेगा एल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। ठीक है, तो देयरफॉर पावर फैक्टर cos फाई बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो r अपॉन अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा पावर फैक्टर। तो जो पावर फैक्टर की मैं बात कर रहा था, तो cos फाई की वैल्यू आप यहां से इसको निकाल भी सकते हैं। ठीक, तो ये हो गई बात। एंड फिर दूसरा है, उसके बारे में करेंगे नहीं क्योंकि सिलेबस में नहीं है, इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आता है वाटलेस करंट। तो व्हाट इज द वाटलेस करंट? एक्चुअली जो वाटलेस करंट है, तो एक अगर ऐसा सर्किट हो जहां पर कोई भी जो है रेजिस्टेंस जो अगर है तब तो लॉस होगा, अगर रेजिस्टेंस नहीं है तो वहां पर क्या होगा, करंट का लॉस नहीं होगा। तो अगर हम इसको टर्म में डिफाइन करें, पावर फैक्टर के टर्म में दिखाई करें, अगर इसको डिफाइन करें तो P इक्वल टू, अभी आपने फार्मूला पढ़ा था, बी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, है ना, इंटू कॉस फाई। ठीक है, बी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। ठीक है, करा था ना। अब अगर सपोज इफ फाई इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए तो देयरफॉर पावर कितनी होगी, 0। अब जो करंट फ्लो करेगी उसको क्या बोलेंगे, वाटलेस करंट बोलेंगे। यानी कि पावर जो डिसिपेशन है, जो पावर डिसिपेशन अगर 0 हो जाए, यानी कोई भी पावर लॉस ना हो, उस कंडीशन में जो करंट सर्किट में फ्लो करती है उसको वाटलेस करंट कहते हैं। अब फाई 90 का होता है, या तो सर्किट में इफ सर्किट हैज ओनली एल, यानी केवल इंडक्टेंस होगा तब 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है, और सी यानी ओनली कैपेसिटेंस होगा, तब आप समझ लीजिए कि वहां पर जो है वाटलेस करंट मिलेगी, और एलसी। तो इन 3 जगह पॉसिबिलिटी है। ओनली इंडक्टर सर्किट में है तो भी वाटलेस करंट मिलेगी, ओनली सी है तो भी वाटलेस करंट होगी, और एलसी है तो वाटलेस करंट होगी। बट अगर वहां पर रेजिस्टेंस है तो पावर लॉस जरूर होगा, पावर डिसिपेशन जरूर होगा, तो वहां पर जो करंट मिलेगी वाटलेस करंट नहीं होगी, क्योंकि कुछ ना कुछ वहां पर एनर्जी में लॉस, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में लॉस होता है। तो अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। So dear students, the next topic is electrical oscillations in LC circuits. LC सर्किट्स जो है इसका इस्तेमाल ऑसिलेशंस को प्रोड्यूस करने में भी किया जाता है, और अगर हम इसकी बात करें तो किस तरह से इसकी वर्किंग होती है, कैसे काम करता है, उसको समझना। और केवल समझिए, जनरली जो क्वेश्चन आता है बोर्ड के एग्जाम में तो वो यही आता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस इन एलसी सर्किट्स। ये बहुत कॉमन है जो क्वेश्चन पूछा जाता है, और जब ऐसा कोई क्वेश्चन हो, शॉर्ट नोट वगैरह पूछा जाता है, आप कतई कोशिश मत करिए कि आप जो है अपने बुक में या अपनी किसी सैंपल पेपर में, अपने नोट्स में जो लिखा था उसको याद करना है। इसकी कोशिश करेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे, और आप फिर डेफिनेटली हो सकता है आप भूल भी जाएंगे चीज़ें। तो इसलिए आप हमेशा ध्यान रखिए, ऐसी कंडीशन में केवल चीज़ों को समझिए, डायग्राम केवल याद करिए, डायग्राम से चीज़ों को समझना और समझ के अपने मन से वहाँ पर बनाकर लिख के आइए। डायग्राम ठीक होंगे, डेफिनेटली मैं आपको बता रहा हूँ बहुत अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में। अब देखते हैं क्या है। एक सर्किट है, ठीक, एक यहाँ पर आप देख रहे हैं बैटरी या सेल, आप कुछ भी कह सकते हैं, लगा हुआ है। एक कैपेसिटर लगा हुआ है, नीचे एक इंडक्टर है ना, उसका इंडक्टेंस एल है, कैपेसिटेंस सी है। यहाँ पर क्या कर रहा है, एक स्विच है जो कि बैटरी से जो टर्मिनल आ रहा है, तो इसमें आप बीच में देख रहे हैं कैपेसिटर में एक स्विच लगा हुआ है। इस स्विच को हम ए से कनेक्ट कर सकते हैं और बी से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा। आप देखिए क्या करना शुरू करा। हमने पहली कंडीशन में
कैपेसिटर के टर्मिनल को ए से कनेक्ट कर दिया। देखिए सर्किट पूरा हो गया ऊपर का। जैसे ही कनेक्ट कर दिया, आपको मालूम है तुरंत बैटरी से जो करंट फ्लो करेगी वो कैपेसिटर को क्या करेगी, चार्ज करना शुरू करेगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे ही आपने इंडक्टर को जो है यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जैसे ही कैपेसिटर को आपने बैटरी से कनेक्ट जैसे ही करा है, तो बैटरी से जैसे ही आपने कनेक्ट करा तो ये कैपेसिटर चार्ज होने लगेगा। ठीक है, धीरे धीरे चार्ज होना शुरू कर देगा और चार्ज क्या हो जाएगा, ये कि एक मैक्सिमम वैल्यू पर जाके जो है चार्ज हो जाएगा। और जब ये पूरा चार्ज हो जाएगा उस दौरान जो कैपेसिटर में स्टोर एनर्जी हो जाएगी 1/2 Q नॉट स्क्वायर C मान लेते हैं, हो जाती है। ठीक, जब पूरा कैपेसिटर चार्ज हो गया तो उस दौरान जो ये है एनर्जी आप देख रहे हैं 1/2 Q नॉट स्क्वायर अपॉन C हो जाती है। और मैक्सिमम वैल्यू पर जब चार्ज हो जाता है कैपेसिटर, देन फर्दर वहां पर कोई भी करंट फिर नहीं होती है। क्लियर हो गई बात। अब आपने क्या करा, इसको स्विच ए से हटाया, ए से हटाया और ए से हटा के इसको किसमें कनेक्ट कर दिया, बी में कनेक्ट कर दिया। और भाई जैसे ही आपने बी में कनेक्ट करा तो धीरे धीरे क्या करेगा, जो इंडक्टर लगा हुआ है यानी कि जो कॉइल लगी है वो धीरे धीरे इसको क्या करेगा, कैपेसिटर को डिस्चार्ज करना शुरू करेगा। और जब डिस्चार्ज करना शुरू करेगा तो धीरे धीरे जो कैपेसिटर है वो में जो कैपेसिटर में जो एनर्जी थी वो ट्रांसफर होने लगेगी और कुछ देर बाद जो है इंडक्टर में एनर्जी 1/2 Li नॉट स्क्वायर हो जाएगी। उस समय ये जो कैपेसिटर है वो कंप्लीटली क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। अब दूसरी खास बात क्या होती है कि जब इंडक्टर कैपेसिटर को डिस्चार्ज कर रहा होता है, जब इंडक्टर कैपेसिटर को डिस्चार्ज कर रहा होता है तो उसमें एक खास बात ये होती है कि उसी समय एक इंड्यूस्ड करंट भी प्रोड्यूस हो जाती है। और उस दौरान क्या है कि जब ये मैक्सिमम एक तरीके से करंट स्टोर हो गए इंडक्टर में, इसके बाद क्या हो जाएगा कि अब वापस से जो है अब आपको मालूम इंड्यूस करंट भी चूंकि प्रोड्यूस हो चुकी है, तो वो इंड्यूस करंट अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगी, जो आपका कैपेसिटर है उसको चार्ज करने का काम करेगी। यही तीन सर्किट आपको बता रहे हैं। क्या करा, ये कैपेसिटर को इंडक्टर से जैसे ही आपने कनेक्ट करा तो ये जो 1/2 Q नॉट स्क्वायर C वाली एनर्जी है वो 1/2 Li नॉट स्क्वायर में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, फिर अगले वाले में देखिए पूरा ये आपका जो इस वाली कंडीशन में पहुंच गया, पूरा इंडक्टर में क्या एनर्जी स्टोर हो गई, तो पूरा इंडक्टर में जो एनर्जी है उसके कॉइल के आसपास मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी यहाँ पर स्टोर हो गई। फिर इसके बाद आप क्या देख रहे हैं, जो तीसरा डायग्राम, उस तीसरे डायग्राम में देखिए जो कैपेसिटर लगा हुआ है, क्योंकि इंड्यूस करंट फ्लो करेगी, इंड्यूस करंट अपोजिट डायरेक्शन में जो है कैपेसिटर को चार्ज कर देगी। तो देखेंगे आप, देखिए यहाँ पर तो पोलैरिटी बदल गई, यहाँ पर पॉजिटिव था यहाँ निगेटिव हो गया, ये निगेटिव था ये क्या हो गया है, पॉजिटिव आपका हो गया, टर्मिनल बदल गए। तो ये चार्जिंग और डिस्चार्जिंग एक्शन, अब क्या होगा, ये एक तरीके से पूरा फिर कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, फिर इसको क्या करा जाएगा इंडक्टर से लगा के फिर क्या करा जाएगा, डिस्चार्ज करा जाएगा, फिर चार्ज फिर डिस्चार्ज। उस दौरान अगर आप देखेंगे इसका एक हम लोग जो है एक ऑसिलेटर की हेल्प से इसका अगर हम लोग डायग्राम निकालें इस सर्किट में, तो वो ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा। ठीक, आप देखिए ये इसकी जो पीक है वो लगातार पीक क्या होती जा रही है, घटती जा रही है। देखिए लगातार पीक क्या घटती जा रही है। घटने का कारण भी है क्योंकि आपको मालूम है कि कितना भी करेंगे कि सर्किट में कुछ ना कुछ उसका रिएक्टेंस होगा, जिसके कारण कुछ ना कुछ एनर्जी का डिसिपेशन होगा। और फाइनली फिर ये देखिए जो लगातार जो है इसकी पीक्स हैं घटती जा रही हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं जो है चार्जिंग डिस्चार्जिंग, फिर अपोजिट डायरेक्शन में चार्जिंग, फिर डिस्चार्जिंग, फिर चार्जिंग, फिर डिस्चार्जिंग, फिर अपोजिट डायरेक्शन में चार्जिंग, फिर डिस्चार्जिंग। और ये अगर आप पूरा आप अगर इस तरीके का इसका ग्राफ बनाएंगे तो कुछ ऐसा ग्राफ आएगा। इनको बोलते हैं डैम्ड LC ऑसिलेशन बोलते हैं। डैम्ड का मतलब जिनका पीक टाइम के साथ में क्या होता जाए, घटता चला जाए, तो इस तरीके का ग्राफ मिलेगा। तो अब आपको इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन से LC सर्किट लगाना हो तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, ये डायग्राम सारे बनाएंगे। डायग्राम करने के बाद इसको आप जो है एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग था कि ये जो इतना एनर्जी था इस फॉर्म में हो गया और ये पूरा आपको इस डायग्राम में बन गया। तो मैंने कहा कि मैं ये बता रहा था कि आपको एग्जाम में अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, सर्किट याद करना, बस सर्किट को एक्सप्लेन करते हैं। फॉर टू प्रोड्यूस LC ऑसिलेशन वी हैव अ सर्किट एज शोन इन डायग्राम इन विच वी add capacitor and inductance parallel to the battery, and
firstly we charge the capacitor by touching the switch on A. ठीक है, after some time the capacitor charges and reaches at the maximum value of energy 1/2 q naught square C. Then further there is no current, and now we put S on the B. Here inductor will discharge the capacitor and the total electrical energy will convert into the 1/2 Li naught square, and the total electrical energy will convert into the magnetic energy around the inductor. तो देखिए कितना आसान हो गया ना। आप इसको अपने मन से जो है आप पूरा डिफाइन करते हुए चलिए, लिख दीजिए, आपको याद नहीं करना पड़ेगा, आपके लिए आसान होगा। ये बात थी हमारी इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस की, जो कि एलसी सर्किट में आता है। तो इसको बहुत अच्छे से आप जो है कर सकते हैं। अब इसकी जब फ्रीक्वेंसी की बात आती है तो फ्रीक्वेंसी, हालांकि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, जो फ्रीक्वेंसी है वो f बराबर 1 तो ये देखिए ये फ्रीक्वेंसी होती है। मैंने पहले बताया था कि एलसी ऑसिलेशन की जो फ्रीक्वेंसी अगर निकाला जाए कि नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड कितने, तो 1/2 से निकाल सकते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पूरा इसका शॉर्ट नोट लिख के बना सकते हैं। होपफुली आपकी जब नोटबुक में चेक करूंगा तो उसमें देखूंगा आपने कैसा लिखा है, इसको नोट कर लीजिए। देन फिर वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। सो डियर स्टूडेंट्स, अब इसके बाद जो इस चैप्टर में जो 2 टॉपिक बचे हैं वो टॉपिक हैं आपके, एक तो एसी डायनमो जो कि ऑलरेडी आप 10th में भी पढ़ चुके हैं, देन फिर ट्रांसफार्मर है। तो वो दोनों टॉपिक ऐसे हैं, बेसिकली थ्योरेटिकल एंड डायग्राम के बेसिस पे मुझे बताना है। तो इसी वीडियो में मैं आपको उसको थ्योरेटिकली अभी पूरा समझाऊंगा और इसके साथ में आपको ट्रांसफार्मर के बारे में बताऊंगा, और देन फिर अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर को हम लोग समाप्त करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अभी जो आपसे डिस्कशन मैंने किया था बोर्ड पर, उस बोर्ड के डिस्कशन में ऑलमोस्ट मैंने सब कुछ कवर कर लिया था। 2 या 3 टॉपिक कह सकते हैं ऐसे हैं जिसे मुझे लगा कि हम लोग आसानी के साथ हम लोग जो है इसके, क्योंकि थ्योरेटिकल थे और ऑलरेडी आपने कवर करा है, तो मुझे लगा कि उसको मैं एक तरीके से स्क्रीन पर आपको उसका एक कंटेंट दिखा के भी समझा सकता हूँ। अगर मैं बात करता हूँ सबसे पहले रेजोनेंट सर्किट की, तो सबसे पहले एक सीरीज रेजोनेंट सर्किट आता है। सीरीज रेजोनेंट सर्किट का मतलब आप समझ गए होंगे। ये देखिए आपको सर्किट दिख रहा है, मैंने जूम कर दिया यहाँ पर। अब अगर करेंगे तो यहाँ पर सीरीज में क्या है, इंडक्टर लगा हुआ है, एल लगा है, सी लगा हुआ है, कैपेसिटर लगा है और रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और आपको मालूम ये कोई एसी सोर्स दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आप अपना देख पा रहे हैं कि एक एलसीआर सर्किट है, सारी चीज़ें कैसे जुड़ी हुई हैं, सीरीज में यहाँ पर जुड़ी हुई हैं। अब देखिए इसको वापस हम लोग इधर आ जाते हैं। तो सीरीज रेजोनेंट सर्किट होता क्या है, ज़रा इसकी बात कर लें। तो अ सीरीज रेजोनेंट सर्किट इज द सर्किट इन विच द फ्रिक्वेंसी ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज इज इक्वल टू द नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ द सर्किट। तो इसमें जो फ्रिक्वेंसी है जो अप्लाई आप वोल्टेज कर रहे हैं उसकी जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी होगी उससे मैच करेगी। अगर नेचुरल फ्रिक्वेंसी और जो है आपने जो अप्लाइड वोल्टेज करा है दिया है उसकी फ्रिक्वेंसी सेम हो गई तो ऐसा सर्किट सीरीज रेजोनेंट सर्किट होगा। आसान कर देता हूँ, जनरली आपने पढ़ा हुआ है 11th क्लास में कि रेजोनेंस की एक कंडीशन होती है मैकेनिकल रेजोनेंस जिसे कहते हैं, और वो मैकेनिकल रेजोनेंस आप जानते हैं क्या होता है। एक्चुअली क्या है कि मैकेनिकल रेजोनेंस होता है कि आपने इसका एक एग्जांपल मैं बताता हूँ कि जब भी आर्मी का मार्च पास्ट होता है तो हम लोग आर्मी के मार्च पास्ट में ये कहते हैं कि जो आपका पुल है, लकड़ी का पुल जो होता है खास करके, तो उसमें मार्च पास्ट करते समय सभी लोग अपनी जो एक तरीके से जो कदम ताल होती है एक जैसा ना रहे। क्योंकि अगर हर चीज़ की देखिए अपनी फ्रिक्वेंसी होती है। उस ब्रिज की भी जो लकड़ी का ब्रिज बना हुआ है उसकी भी अपनी फ्रिक्वेंसी, अगर उसकी फ्रिक्वेंसी आपकी मार्च पास्ट जो आप कर रहे हैं उसकी फ्रिक्वेंसी से मैच कर जाएगी तो इतने ज़्यादा वाइब्रेशन अनयूजुअल हो जाएंगे और बड़े हो जाएंगे कि वो पुल कोलैप्स कर सकता है।
तो अब आप समझ गए हो। तो ये कंडीशन क्या है, जो आपने वोल्टेज अप्लाई करा उसकी फ्रीक्वेंसी कुछ ना कुछ होगी, सर्किट की अपनी फ्रीक्वेंसी होगी, जब दोनों बराबर हो जाएंगे उस कंडीशन में हम लोग कहते हैं कि वो सर्किट सीरीज रेजोनेंट सर्किट है। ऑलरेडी इसमें तमाम तरह की चीज़ें आप कर चुके हैं। तो ये देखिए, ये भी आप पढ़ चुके हैं कि जो इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट आता है, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का क्या है, उसको इम्पीडेंस कहते हैं। तो ऑलरेडी आप एलसीआर सर्किट में निकाल चुके थे, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर। और जो फेज डिफरेंस निकालने के लिए tan फाई निकालते थे, वो एक्सएल डिफरेंस एक्ससी अपॉन आर आता था, यानी कि ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी इक्वल टू कितना आ गया, आर आ गया। ठीक है, तो ये सारी बातें ऑलरेडी चूँकि मैं बता चुका था, इसीलिए मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं होगी सारी चीज़ें समझने में। अब हमने क्या कहा कि जब हम रेजोनेंस की कंडीशन की बात करते हैं, तो देखिए रेजोनेंस की कंडीशन कैसे होती है, उसको कैसे ज़रा ध्यान से देखें। तो रेजोनेंस की कंडीशन में अगर हम लोग बात करेंगे तो एक्सएल बराबर एक्ससी हो जाता है, ये देखिए, यानी कि ओमेगा एल इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी हो गया, यानी कि जो एंगुलर फ्रिक्वेंसी हो जाएगी ओमेगा नॉट, जिससे हम लोग कह सकते हैं, तो 1 अपॉन अंडर रूट एल सी हो जाएगी। और यार अगर आपसे फ्रिक्वेंसी पूछी जाए तो 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल सी, ये ऑलरेडी पहले भी निकाल चुके हैं। इसमें क्या होता है कि अगर हमें एक क्वालिटी फैक्टर भी हम लोग जो है निकाल सकते हैं। क्वालिटी फैक्टर का मतलब क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। क्वालिटी फैक्टर का मतलब क्या हो गया कि क्वालिटी फैक्टर का मतलब होता है रेशियो ऑफ रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी टू बैंडविड्थ। ठीक है, यानी कि रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी कितनी है और उसकी बैंडविड्थ कितनी है। बैंडविड्थ कैसे निकलेगी, बैंडविड्थ इज़ वेरी सिंपल, रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस एंड द इंडक्टेंस इज कॉल्ड द बैंडविड्थ। ठीक है, तो यहाँ पर ये आप फार्मूला यहाँ पर देख पा रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये तो यहाँ पर देखिए जो मैं बात बता रहा था वो चीज़ हो गई है कि Q इक्वल टू ओमेगा नॉट अपॉन आर बाई एल, और फिर ये अगर हमें इसका क्वालिटी फैक्टर देना है तो ये कितना आ जाता है, 1 अपॉन आर अंडर रूट जो है 1 बाई एल अपॉन सी हो गया। तो ठीक, अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसका ग्राफ अगर हमें बनाना हो तो ये देखिए ग्राफ देखिए। तो यहाँ पर हमने क्या करा है, फ्रिक्वेंसी और ये देखिए यहाँ पर करंट के बीच में ग्राफ खींचा है। तो देखिए अब क्या हो रहा है कि जैसे जैसे आप अगर आप देखेंगे तो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी पे करंट मैक्सिमम मिल रही है। देखिए, क्योंकि आपको मालूम था कि जो इम्पीडेंस है वो मिनिमम हो जाता है, और उस दौरान जो करंट है, अगर इम्पीडेंस मिनिमम हो गया तो करंट मैक्सिमम हो जाएगी। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि जो करंट है वो मैक्सिमम मिल रही है रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी पे। देन फिर इसके बाद मैं अगर बात करूँ इम्पीडेंस के साथ ग्राफ खींचूँ, तो आपको मालूम है कि रेजोनेंट जो फ्रिक्वेंसी होती है ये एफ नॉट पे, आप देखिए ये जो इम्पीडेंस मिल रहा है वो मिनिमम इम्पीडेंस मिल रहा है, ये देखिए। तो ये दोनों ग्राफ आपको याद करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये बात हो गई रेजोनेंट और सीरीज रेजोनेंट सर्किट की। तो मेरे ख्याल से इससे जितना हमने बताया इतना ही कंटेंट आपको केवल कॉपी पे नोट कर लेना है, उतना सफिशिएंट होगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं अभी चल के एसी की, यानी कि अगर हम लोग बात करेंगे कि अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर एसी डायनामो क्या है, ये भी ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। तो इसकी वर्किंग कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल आप अपने जो है लिख लेंगे कहीं भी, हमें समझाने का काम है। तो देखिए ये यहाँ पर आपको एक मैग्नेट दिख रहा है, ये हो गया आपका मैग्नेट, ये हॉट शू दोनों मैग्नेट दिख रहे हैं। ठीक, नॉर्थ है एक साउथ है। हॉट शू मैग्नेट लेने से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो रेडियल हो जाती है। ये जो आप देख रहे हैं इसको जो है, इसको आप एक कॉइल कह सकते हैं। ये एक कॉइल आपको दिख रही होगी यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो कॉइल आपको दिख रही है ABCD एक कॉइल है। कॉइल को हमने क्या करा है, स्लिप रिंग से जोड़ा हुआ है, एक R2 है एक R1 है। ठीक है, और ये जो डॉटेड लाइन दिख रही है उसकी ओरिएंटेशन एक्सिस है, और B1 और B2 जो दिख रहे हैं वो क्या है, ब्रश हैं। ठीक, और करंट है सर्किट में पता करने के लिए यहाँ पर आप देखिए एक बल्ब लगाया हुआ, करंट की डायरेक्शन भी आपको इस तरीके से दिख रही। आप समझिए क्या होता है। तो जनरली जो इसको जो एसी डायनामो को इलेक्ट्रिक जनरेटर भी कहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि अगर आप क्या करें कि जो ये एक तरीके से आपको वो पूरा देखने को मिल रहा है, एसी ये जनरेटर आपको सामने दिख रहा है, उसके लिए मैकेनिकल वर्क करके हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर इसको जो है कॉइल को तेज़ी से क्या करा जाए, घुमाया जाए अगर जो है इस मैग्नेट के बीच में, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट मिलेगी, यानी कि बल्ब जलेगा। तो ये आप डायनामो आप देखो बना भी सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर देखो आपको नॉर्थ और साउथ मैग्नेट के बीच में ये कॉइल है, कॉइल को घुमाया जा रहा है तेज़ी से, और घुमाने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। तो आपको बता दूं फॉर एग्जांपल जो पावर हाउस हैं, तो एक कोल पावर हाउस होते हैं। तो उसमें क्या होता है, पानी को बॉयल करा जाता है, उसकी स्टीम बनती है, और स्टीम जो है इस कॉइल को लगातार क्या करती रहती है, रोटेट करती रहती है। जब रोटेट करती रहती है
तो फिर जो है ये रोटेट करेगी, और रोटेट करने के कारण यहाँ पर क्या होता है, मैग्नेट के बीच में जब कॉइल रोटेट करेगी, आपको मालूम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमेना होगा और करंट प्रोड्यूस होगी, और वो करंट आपको यहाँ पर बल्ब इसका इंडिकेट करेगा कि करंट बन रही, बल्ब जलने लगेगा। बहुत सारे तरीके हैं, जो डैम बनाए जाते हैं, डैम में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, वहाँ पर पानी का जो फ्लो होता है तेज़ी से, वो वहाँ पर टरबाइन को रोटेट करता है, यानी कि कॉइल को रोटेट करता है, और वो मैग्नेट के बीच में जब कॉइल रोटेट करती है तो इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। तो ये इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो मैंने आपको बता दिया था। अब इसी के बारे में इसके 4 पार्ट है, आर्मेचर, एबीसीडी जो है इसको रेक्टेंगुलर कॉइल है, ठीक है ना, इसको आप आर्मेचर कह सकते हैं। फिर फील्ड मैग्नेट, नॉर्थ साउथ बताएं, स्लिप रिंग बताई। स्लिप रिंग क्या करती हैं कि पूरी की पूरी जो है स्लिप रिंग क्या है, ब्रश के साथ लगी रहती हैं, और जो है ये आपको जो है टोटल जो अल्टरनेटिंग करंट जो है यहाँ पर ये प्रोड्यूस करके देंगी। तो एक कंडीशन में जो है R2 एक डायरेक्शन में जो है घूमती है, ठीक है, और उसके बाद में आपको पॉजिटिव साइकिल मिलती है। फिर उस दौरान जो है R1 क्या होती है, निगेटिव जो होती है, निगेटिव डायरेक्शन में घूमती है। तो आपको अल्टरनेटिंग करंट अगर मैं बताना चाहूँ तो कि जानते हैं आप कैसे बनती है, अगर ये इस तरीके से मैं बनाऊँ तो ये देखिए, ये आपको मालूम है ये अल्टरनेटिंग करंट होती है। तो एक डायरेक्शन में करंट ये आप देख रहे हैं, फिर दूसरी डायरेक्शन में करंट ये आप ये देख रहे हैं, दोनों जो स्लिप रिंग है वो रोटेट करती है और इस तरीके से अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करती है। 10th में ऑलरेडी आप काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, तो उसका वर्किंग कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल होपफुली आप कर भी लेंगे, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। अब जो है, अब हम लोग आगे बात करते हैं, अब आगे आ जाते हैं ट्रांसफार्मर की बात करेंगे। तो आप ट्रांसफार्मर भी जानते हैं, तो ट्रांसफार्मर आपने घर में देखा होगा, एक लेमिनेटेड आयरन कोर होती है, उसमें 2 कॉइल होती हैं, एक प्राइमरी होती है, एक सेकेंडरी होती है। तो जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है उसमें प्राइमरी में जो है उसमें आपको नंबर ऑफ टर्न्स, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए तो नंबर ऑफ टर्न्स कम दिख रहे हैं आपको, और जो सेकेंडरी कॉइल है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स आपको ज़्यादा दिख रहे हैं। प्राइमरी में थिक वायर, कॉपर वायर के टर्न कम होते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए, और जो सेकेंडरी कॉइल होते हैं उसमें थिन वायर होते हैं जो है, और थिन वायर आपके वहाँ पर होते हैं और नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होते हैं, ठीक। ये आप देखिए प्राइमरी और सेकेंडरी का यहाँ पे स्टेप अप और स्टेप डाउन के जो है आपको डायग्राम साफ दिख रहे होंगे। ये देखिए, ये प्राइमरी कॉइल है आपका, इसमें देखिए स्टेप अप में हमने क्या कहा था, टर्न कम होंगे, सेकेंडरी में थिन वायर के टर्न ज़्यादा हैं, प्राइमरी में देखिए थिन वायर के टर्न ज़्यादा है, सेकेंडरी में थिक वायर के टर्न कम है। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक, ओके। तो ये जो हो गया आपका, हाँ। अब थ्योरी क्या कहती है इसकी, ये तो सिंपल स्ट्रक्चर आपने समझ लिया। ट्रांसफार्मर जब बेसिकली जो है आपका प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन पर बेस्ड है, जिसका यूज किया जाता है लार्ज अल्टरनेटिंग करंट एट लो वोल्टेज इनटू स्मॉल करंट एट हाई वोल्टेज एंड वाइस वर्सा, यानी कि लार्ज अल्टरनेटिंग करंट हो और लो वोल्टेज हो, उसको हम लोग जो है हाई वोल्टेज और लो करंट में कन्वर्ट करते हैं, और उल्टा भी पॉसिबल है। तो ये इसका आपका कंस्ट्रक्शन अभी मैंने आपको दिखा दिया। अब थ्योरी में क्या होता है, कुछ नहीं है, आपको क्या करना है, प्राइमरी कॉइल जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, प्राइमरी कॉइल में जो है आपने एक तरीके से करंट दी, और मान लेते हैं कि यहाँ पर जो है स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज बढ़ाने का काम करता है। मान लो हाई अल्टरनेटिंग करंट आप देते हैं, और जो है उसको वहाँ पर मान लेते हैं जो वोल्टेज है वो कम है, तो अब क्या करेगा, ये जो सेकेंडरी कॉइल से आपको म्यूचुअल इंडक्शन के फिनोमेना से वोल्टेज जो होगा वो कैसा मिल जाएगा, हाई वोल्टेज हो जाएगा, और करंट उसके फॉर्म में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और स्टेप डाउन में इसका वाइस वर्सा हो जाएगा, यानी कि उल्टा जस्टिस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है आपका पूरा जो है ट्रांसफार्मर का जो अभी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया। अब जनरली क्या होता है कि प्राइमरी कॉइल में अगर आपसे हमने कहा जाए इसमें कि प्राइमरी कॉइल में जो ये इंड्यूस ईएमएफ होगा, तो जो है फैराडे के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग होगा, EP = माइनस का NP डेल्टा ∅B/ΔT होगा। और इसके बाद जो सेकेंडरी कॉइल में भी इंड्यूस्ड ईएमएफ VS = माइनस का NS d डेल्टा ∅B/ΔT होगा। ES/EP निकाले तो NS/NP हो जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सेकेंडरी में वोल्टेज अपॉन प्राइमरी वोल्टेज इक्वल टू द सेकेंडरी में EMF टू द प्राइमरी में EMF इक्वल टू द नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल टू द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। तो ये जो है इसको ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के बराबर होता है। ध्यान रखिएगा, जो करंट होती है, तो करंट अगर हमको निकालनी हो तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो पावर होता है सेकेंडरी और कॉइल का, जो पावर लॉस होता है वो सेम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पावर इन जो है, आप यहाँ पर आपको सेकेंडरी में दिख भी रहा होगा, ये देखिए ये पावर इन
सेकेंडरी कॉइल वी एस इंटू आई एस हो गया, पावर इन प्राइमरी कॉइल वी पी इंटू आई पी हो गया। अब अगर आई पी अपॉन आई एस निकालेंगे तो वी एस अपॉन वी पी के बराबर होगा, और ये एन एस अपॉन एन पी के बराबर होता था, ये आर आ गया। तो ये आप देखिए कितना इंपॉर्टेंट जो है हमने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और कहीं कुछ ट्रांसफार्मर में लॉस भी होते हैं, हमको मालूम है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है हमको 100% अगर वो पावर हाउस से चले तो हमको 100% नहीं मिलती है, वो 70% के अगर अप्रॉक्सी मिल पाती है, 75%, जो कि बहुत सारे लॉस होते हैं। जैसे कुछ कॉपर लॉस हो जाता है, अल्टरनेटिंग करंट जैसे जैसे फ्लो करती है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल में हीट डेवलप होती है, जो कि कहीं ना कहीं जो है वहाँ से जो एनर्जी का लॉस करती है। फिर एडी करंट की अगर बात करें तो एडी करंट हम बता चुके हैं कि जब किसी मेटालिक पीस को जो है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तेज़ी से अंदर या बाहर करा जाता है तो वहाँ पर पूरे सरफेस पे करंट प्रोड्यूस हो जाती हैं, और वो उस मेटेलिक चीज़ को क्या करती हैं, बहुत तरीके से एक तरीके से टेम्परेचर उसका बढ़ा देती हैं। तो इसके बाद हिस्टेरिसिस लॉस भी होता है। दरअसल और क्या खास बात होती है कि एक परमानेंट मैग्नेटिज्म बन जाता है जो आपकी कॉइल होती है, और परमानेंट मैग्नेटिज्म में क्या करता है, वो फिर जो है परमानेंट मैग्नेटिज्म को ख़त्म करने के लिए हमें एक्स्ट्रा करंट वहाँ पर खर्चा करनी पड़ती। तो ये 3 तरह के लॉस भी होते हैं। तो ये अभी मैंने आपको बता दिया, तो ये तीनों चीज़ें आपने समझ ली, यही अल्टरनेटिंग करंट के जो है 3 टॉपिक थे। तो अब आपका ये लेक्चर जो है यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट टर्न पर अब आपकी जो है आपसे मुलाकात होगी, तो नए चैप्टर पर हम लोग बात करेंगे। अब इसको आप कंप्लीट कर लीजिए, फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।